नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसन हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल की खबरात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती है बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, हमारे पास कई ऐसी खबरें हैं जो इंतहाई अहम कही जा सकती हैं। खासतौर पर आपको बता दें कि हैदराबाद के जुबली हिल्स असम्बली हल्के के जो ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं उस सिलसिले में पर्चे नामजदगियों की तनक़ी का काम मुकम्मल हो चुका है और ये कहा जा रहा है कि इस मरतबा HYC के बानी सलमान खान जो बहुत ही मतनाज़ा शख्सियत बन गए थे और उनका पर्चे नामजदगी मुस्तरद कर दिया गया। इस सिलसिले में उन्होंने आज एक्स पर एक मैसेज छोड़ा है जिसमें उन्होंने कहा है कि आज इलेक्शन कमीशन ने मेरे एक नहीं दो नहीं बल्कि 4 पर्चे नामजदगियों को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत कांग्रेस के दबाव में इलेक्शन कमीशन ने ये इक़दाम किए हैं, ये कार्रवाई की है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि HYC के जो बानी हैं सलमान खान, उन पर कई इल्ज़ाम आयद किए गए थे, उन पर चंदाखोरी और के इल्ज़ाम आयद किए गए। यहाँ तक कि बोरामुंडा पुलिस ने एक मुकदमा भी दर्ज किया है हालिया अरसे के दौरान। लेकिन कहा यह जा रहा है, सलमान खान के हमदर्दों का कहना है, सलमान खान का कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ सियासी दबाव का नतीजा है कि उन्हें मुकाबले से बाहर कर दिया गया है। उसके बावजूद वो कहते हैं कि मैं बाहर रहकर भी इस ताकतों का या इस तरह की ताकतों का मुकाबला करूंगा। वैसे भी आप देखेंगे कि जो एफिडेविट उन्होंने इलेक्शन कमीशन में दाखिल किया था उसमें अपनी जो यानी इमलाक या असासे या पैसे या नकद रकम या फिर बैंक अकाउंट में जो रकम है उस बारे में जो तफसीलात बताई थी, उसके मुताबिक सलमान खान के जो बैंक अकाउंट है उसमें सिर्फ 5,81,101 रुपया है। इसी तरह अगर उनकी बेगम के अकाउंट का जायज़ा लिया जाए तो पता चलता है कि 1,618 रुपये उसमें पाए जाते हैं, जबकि उनके हाथ में नकद जो रकम है बेगम के हाथ में वो 20,000 रुपये है और 3 तोले सोना है। उसके बावजूद भी सलमान खान पर बदनवानियों के और ख़ास तौर पर चंदाखोरी के कई इल्ज़ाम आयद किए गए हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको यही बता दें कि जुबली हिल्स से तकरीबन 283 पर्चे नामजदगी दाखिल किए गए थे। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि 283 उम्मीदवार कोई मामूली बात नहीं है। एहतजाजी तौर पर कई लोगों ने भी पर्चे नामजदगियाँ दाखिल की थी। अब सलमान खान का ऐसा लगता है कि अगर इन्हें डराने धमकाने या जानबूझकर उनका पर्चे नामजदगी वापस करवाया गया या मुस्तरद करवाया गया तो फिर इसका मतलब ये है कि इस नौजवान की मकबूलियत में आने वाले दिनों में मज़ीद इजाफा हो सकता है। जी देखिए, फ़िलहाल तो पर्चा जो है मुस्तरद कर दिया गया है। देखिए, अभी सलमान ने अपने जो है ट्विटर अकाउंट, ख़ास तौर पे जो है HYC के ट्विटर अकाउंट से जो है उन्होंने बाज़ाब्ता इसका जो है इत्तला देते हुए ये इल्ज़ाम भी लगाया है कि जो है उनके पर्चों में कोई गलती नहीं थी, उसके बावजूद जो है उनके पर्चों को मुस्तरद किया गया। उन्होंने रेवंत रेड्डी को इसके लिए ज़िम्मेदार करार देते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी ने यहाँ के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के साथ मिली भगत की वजह से ये हुआ है। बहरहाल जो है क्या उसमें गलतियाँ थीं, क्या वजूहात थी, क्या टेक्निकलिटीज़ थी, ये तो खैर इलेक्शन कमीशन बाद में बताएगा। लेकिन फ़िलहाल जो है हम ये कह सकते हैं कि सलमान मुकाबले से बाहर हो गए। जी अच्छा सज्जा साहब, आप देखेंगे हमने पहले भी कहा था कि सलमान मुकाबले से बाहर हो सकते हैं। आज की जो ब्रेकिंग न्यूज़ थी उसमें भी हमने ये सुबह जो न्यूज़ हमने पेश की उसमें भी ये बताया था कि सलमान खान को मुकाबले से बाहर किया जा सकता है और उनका जो पर्चे नामजदगी है वो मुस्तरद किया जा सकता है। हमने आपको नाज़रीन ने आपको याद होगा ये भी बताया था कि किस तरह निज़ामाबाद के शेख रियाज को का इनकाउंटर किया जाएगा। हमने ये भी आपको बता दिया था और आपको उनकी गिरफ्तारी से पहले ही हमने ये बताया था कि वो पुलिसकारी वो बंदूक खींचने की कोशिश करेंगे और पुलिस कहेगी कि उसने बंदूक खींचा, उसने फायरिंग की, फिर हमने उसे गोली मार दी। तो हमने आपको ये पहले ही बता दिया, इनकाउंटर से बहुत पहले ये बता दिया था ऐसा हो सकता है, क्योंकि अक्सर जो ड्रामे होते हैं सज्जा साहब, इनकाउंटर के हो या फिर इस तरह के जो सियासी खेल होते हैं उसमें आपको आसानी से, चूँकि हम सहाफ़ी हैं, हम अच्छी तरह अंदाज़ा कर सकते हैं कि आने वाले हालात का जो यानी अंदाज़ा लगा सकते हैं वो
पूरी तरह लोगों के सामने होता है। तो बहरहाल नाज़रीन, जुबली हिल्स का मुकाबला दिलचस्प यानी मोड़ इख्तियार कर गया है। अब देखना ये है कि आगे क्या होता है, जीतता कौन है, हारता कौन है। लेकिन अगर देखा जाए तो अब कांग्रेस के साथ साथ BRS के भी लिए भी ये वखार की नशिस्त बन गई है, BJP के लिए भी ये वखार की नशिस्त बन गई है, क्योंकि उसके उम्मीदवार दीपक रेड्डी ने पिछले असम्बली इंतखाबात में 25,666 वोट हासिल किए थे और तीसरे मुकाम पर रहे थे। अब देखना यह है कि BJP किस तरह अपने स्टार कैंपेनर्स को मैदान में उतारती है, जबकि BRS सरबराह KCR ने ऐलान कर दिया है कि वो अपनी उम्मीदवार जो हैं मागंटी सुनीता, उसकी तायद व हिमायत में और उसकी मुहिम चलाने के लिए मैदान में उतर जाएंगे, इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। जबकि आपको बता दूं कि कई मुस्लिम कायदीन को भी इस इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के लिए BRS ने सरगर्म कर दिया है। कांग्रेस के मुस्लिम कायदीन भी सरगर्म हो गए हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ख़ास तौर पर वहाँ जो कांग्रेसी कायदीन हैं उस हल्के के, उनसे कहा है कि आप बिल्कुल सरगर्म हो जाए। लेकिन आपको बता दूं कि खुद कांग्रेस के बाद ग्रुपों में तसादुम भी हुआ है। कल ही आप देखेंगे कि नवीन यादव और दूसरे ग्रुप में तसादुम हुआ है। अगर इस तरह ये तसादुम करते रहेंगे या आपस में मुतसादिम हो जाएंगे तो फिर इलेक्शन का क्या होगा, ये भी सोचने वाली बात है सज्जाद साहब। जी बिल्कुल, देखिए BJP ने अपने 40 जो है ऑब्जर्वर ने वहाँ पे मैदान में उतारे हैं BJP ने, और वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन का नाम भी उसमें शामिल है, और बेंगलुरु के जो MP हैं तेजस्वी सूर्या का नाम भी इसमें शामिल है। और जो है ज़ाहिरी बात है तेलंगाना के तो सारे के सारे MP को जो है यहाँ पे उतार दिया गया है मैदान में। जितने BJP के MPs हैं पूरे 8 MPs को जो है यहाँ मैदान में उतार दिया गया है। मलून का नाम नहीं नहीं है, मलून का नाम नहीं है। तो यकीनन देखिए ज़ाहिरी बात है उसको तो जो है पार्टी से बेदखल कर दिया गया है। अभी इस्तीफ़ा जो है वहाँ पे हेड ऑफिस में जो है मंजूर नहीं हुआ, लेकिन फ़िलहाल जो है वो मलून जो है अब पार्टी की सारी सरगर्मियों से दूर है और जो है उसको दूर कर दिया गया है। तो बहरहाल जो है कितनी ताकत लगाई जा रही है BJP की जानिब से, ये मैं कहना चाहता हूँ रियाज साहब कि पूरे मरकज़ी वज़रा, कई मरकज़ी वज़रा जो है यहाँ पे होंगे एक MLA के इलेक्शन के लिए। आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना सीरियस जो है BJP इस इलेक्शन को ले रही है। यकीनन जो है कांग्रेस ने भी जो है कहा है अपनी क़यादत है कि नवीन यादव की जो है कामयाबी के लिए उनको जो है अपनी मेहनत करनी है। BRS के भी जो है बड़े बड़े लीडर मैदान में हैं। यकीनन ऐसा मालूम होता है कि ये जो है जुबली हिल्स का हल्का जो है ये सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि BJP और BRS के लिए भी अना का मसला बन गया है। BRS के लिए अपनी सीट बचाना है, BJP के लिए जो है आने वाले इलेक्शन में जो बलदी इंतखाबात होंगे उसमें अपने असर और रसूख के लिए BJP को भी यहाँ पे जो है अपनी ताकत दिखाना है। और कांग्रेस तो ज़ाहिरी बात है इक़्तिदार में है, तो कांग्रेस के लिए ये सीट अना का मसला तो रहेगी ही, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो बहरहाल किसी ने नहीं सोचा था कि ये ज़िमनी चुनाव इतना टफ होगा, इतना जो है एक अजीब सी सूरत हाल इख्तियार करेगा और एक पेचीदगी की जो है सूरत हाल पैदा करेगा, एक किसी ने नहीं सोचा था। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक जुबली हिल्स असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाबात का सवाल है, ये इंतखाबात जो हैं हज़ारों करोड़ रुपए के इंतखाबात हैं, कोई मामूली इंतखाबात नहीं है। और आपको ये भी बता दूं कि सिर्फ BRS या फिर कांग्रेस और BJP के लिए ये वखार की नशिस्त नहीं है, बल्कि आपको ये बताना ज़रूरी है कि यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुकाबला नहीं कर रही है, उसके बावजूद भी ये नशिस्त जो है उसके लिए भी वखार का मसला है। ये असदुद्दीन अवैसी की इज़्ज़त का सवाल भी खड़ा कर चुकी है। अब क्योंकि आप देखेंगे कि अगर हम इस असम्बली हल्के के जुमला राय दहिंदों की तादाद का अंदाज़ा लगाएं तो 4 लाख के करीब वोटर्स हैं, जिनमें से तकरीबन 1 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं। और मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो किंग मेकर का किरदार अदा कर रहे हैं। अब देखना यह है कि कौन मुस्लिम किस तरफ जाते हैं, और जिस तरफ भी मुस्लिम जाएंगे वो उम्मीदवार कामयाब होने वाला है। तो बहरहाल नाज़रीन जब वोट डालेंगे मुसलमान तो यही देखेंगे कि किसने उनकी भलाई के लिए काम किया, किसने उनकी बुराई के लिए या उनके तरक्की को रोकने के लिए काम
किया वो ज़रूर देखेंगे। बीजेपी से तो कोई उम्मीद नहीं है मुसलमानों की तरक्की के इक़दाम की, क्योंकि हालिया अरसे के दौरान आपने देखा कि ये जो लोग होते हैं सिर्फ अपनी दुकान चमकाते हैं फ़िरका परस्ती के ज़रिए। ख़ुद कई बीजेपी कायदीन ने जो अब नाता छोड़ चुके हैं उन्होंने ये बात कही है कि बीजेपी का एक ही मकसद होता है कि आवाम के जज्बात उसको उभारें, यानी मजहबी जज्बात उभारें और उनका इस्तेसाल करें और फिर अपना उल्लू सीधा करके अपना फ़ायदा कर लें। तो बहरहाल नाज़रीन आपको ये बताना ज़रूरी है कि अब जुबली हिल्स जो है असम्बली इंतखाबात है वो बहुत ही दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गए हैं और 11 नवंबर को रायदही होगी, 14 नवंबर को वोटों की गिनती और नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। अब चलते हैं बिहार में आपको बता दूं कि 2 मरहलों में असम्बली इंतखाबात होने वाले हैं, एक तो 6 नवंबर को और दूसरे 11 नवंबर को, और 14 नवंबर को नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। 243 रुकनी असम्बली के लिए, बिहार असम्बली के लिए बीजेपी ने 101, जेडीयू ने 101 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जबकि आरजेडी और कांग्रेस में अभी भी उम्मीदवारों के नामों को लेकर कुछ इख्तलाफात पाए जाते हैं, जबकि इन्हें इत्तेहाद की ज़रूरत है। अगर ये इत्तेहाद नहीं करेंगे तो फिर तारीख़ इन्हें माफ़ नहीं करेगी और ये अपने आप खुद बीजेपी की कामयाबी या एनडीए की कामयाबी की राह हमवार करेंगे। लेकिन बिहार हम आपको इसलिए लिए चलते हैं कि अमित शाह पर और फिर धर्मेंद्र यादव पर जो हैं प्रशांत किशोर, जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि इन दोनों ने उनके 3 उम्मीदवारों को मजबूर कर दिया कि वो इंतखाबात या इंतखाबी अमल से दस्तबरदार हो जाएं। इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि बीजेपी को हम शिकस्त देकर रहेंगे और अमित शाह डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और उम्मीदवारों को यहाँ तक के हिरासत में भी रख रहे हैं। इस तरह का इल्ज़ाम प्रशांत किशोर ने आयद किया है और उन्होंने कहा कि अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान पर संगीन इल्ज़ाम भी आयद किए हैं और उन्होंने कहा है कि तुम चाहे लाख डरा लो, धमका लो, हम इंतखाबात लड़ेंगे, चाहे आप उम्मीदवारों को अगवा कर लो, इसके बावजूद भी हम इंतखाबात लड़ेंगे, हम डरने वाले नहीं हैं और इस मरतबा बिहार से एनडीए इक़्तिदार से महरूम होने वाली है। इस तरह की बात प्रशांत किशोर ने कही है। उन्होंने कहा कि दावापुर, ब्रह्मापुर और गोपालगंज जैसे इलाकों से जो जन स्वराज के उम्मीदवार थे उनको दस्तबरदार होने पर अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान ने, जो ये दोनों भी मरकज़ी वज़रा हैं, तो अमित शाह को तो कौन नहीं जानता, वज़ीर दाखिला हैं और धर्मेंद्र प्रधान भी मरकज़ी वज़ीर हैं, इन दोनों ने डरा धमका कर दस्तबरदार होने के लिए मजबूर किया है। और प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि बीजेपी को डर हो गया है हारने का, इसलिए वो अपोजिशन जो उम्मीदवार हैं उन्हें मुकाबले से दस्तबरदार करवा रही है, ज़बरदस्ती करवा रही है। इस तरह की बात उन्होंने कही है। तो बहरहाल सजा साहब आप ये बताइए कि किस तरह बीजेपी को खौफ लाहक हो गया है कि वहाँ हारने का, और अब तो प्रशांत किशोर ये भी कहते हैं कि बीजेपी हमेशा ये कहती रही किसी भी रियासत में इंतखाबात होते हैं तो वो कहती है कि यानी हम ही इंतखाबात जीतेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जी देखिए, आज जो है तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी जिसमें उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि अब के बिहार की आवाम बदलाव चाहते हैं और बदलाव आएगा। उन्होंने पूरे जो है कॉन्फिडेंस के साथ कहा है कि बिहार में अब बदलाव आएगा। नीतीश बीजेपी की सरकार को आवाम ने जो है बेदखल करने का फैसला कर लिया है और साथ ही साथ उन्होंने जो है 2-3 अहम स्कीमों का ऐलान भी किया है और कहा है कि जो है इन स्कीमों के तहत देखिए, एक तो उन्होंने कहा कि हम नौकरियां देंगे, नई नौकरियां देंगे, एक दावा उन्होंने किया, वादा किया। दूसरा वादा उन्होंने ये किया कि जो एम्प्लॉइज़ रेगुलर नहीं हैं, जो एम्प्लॉइज़ टेम्पररी काम कर रहे हैं बिहार में, जो एम्प्लॉइज़ आउटसोर्सिंग में काम कर रहे हैं, उनको हम रेगुलर करेंगे, इसका भी उन्होंने जो है वादा किया है। इसके अलावा और भी वादे हैं, बहुत सारे वादे उन्होंने किए हैं और जो है एक दीदी की स्कीम है वहाँ पे, उस स्कीम के तहत जो है हर खातून को हर मेंबर को 30,000 रुपये देने का भी उन्होंने ऐलान किया है अगर उनकी सरकार आती है तो बहरहाल जो है यहाँ जैसा कि हम देख रहे हैं कि इंतखाबी सरगर्मियाँ अपने उरूज पे पहुँच गई हैं। तेजस्वी यादव ने भी यही कहा कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसमें उनका यही कहना था कि अब हमारे पास वक्त बहुत रह गया है, कम रह गया है, हमें रात दिन जो है लोगों के बीच रहने की ज़रूरत है और हम लोगों को कन्विंस करने के लिए
रात दिन इंतखाबी जलसे करेंगे, ये तेजस्वी यादव का कहना है। यकीनन देखिए इससे पहले भी आम इंतखाबात में भी लोगों ने कहा था कि तेजस्वी यादव ने 100 से ज़्यादा जलसे किए हैं और जिसकी वजह से उनकी कमर में जो है प्रॉब्लम हो गई थी, बाद में उनको अपनी कमर का इलाज कराना पड़ा था। तो अब भी जो है एक वो पोजीशन आ गई है जिसको जो है हंटिंग कहा जाता है। उस पोजीशन में अब वो जो है किस तरीके से मामलात को देखेंगे, किस तरीके से वहाँ पे जो है हेक्टिक पोजीशन जो है हासिल करेंगे, किस तरीके से वो इस 10-15 दिन के टाइम को 10 तारीख तक है इंतखाबी मुहिम 10 तारीख तक चलाई जा सकती है। फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ दोनों फेज़ जो है 10 तारीख में ख़त्म हो जाएंगे। 6 नवंबर 11 नवंबर बिल्कुल। तो 6 को इलेक्शन होगा, तो उसके लिए 6 के इलेक्शन के लिए 4 तारीख होगी आखिरी तारीख मुहिम की, इंतखाबी मुहिम की, और फिर जो है सेकंड फेज़ के लिए 10 तारीख, चूँकि 12 को इलेक्शन है तो 11 को इलेक्शन है, तो बहरहाल जो है ये सिचुएशन बड़ी ही जो है अब उनके लिए हमें 10-15 दिन के, ये 10-15 दिन हम कह सकते हैं कि इनको 10-15 दिन पूरी मेहनत करनी है। अब देखिए तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नौकरियों की बात की है। अब देखना ये है कि पब्लिक जो है बिहार की पब्लिक लालू प्रसाद की पार्टी के साथ जाती है या नहीं जाती है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल आपको बता दूं, जहाँ तक प्रशांत किशोर का सवाल है, प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जन स्वराज, उस पार्टी ने 243 उम्मीदवार मैदान में उतारे और अब उसके 3 उम्मीदवारों ने दस्तबरदारी अख्तियार कर ली है, यानी मजबूरन और ज़बरदस्ती उन्हें करवाया गया है। जैसा कि प्रशांत किशोर ने इल्ज़ाम आयद किया कि अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान ने ये कार्रवाई की है, डराया है, धमकाया है, आप डरा लें या धमका लें, हम अपना काम करेंगे, इंतखाबात लड़के रहेंगे, उन्होंने ये बात कही है। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस मरतबा बीजेपी ये कहने के मौक़िफ़ में नहीं है कि हम इंतखाबात जीत रहे हैं, और वैसे भी उन्होंने ये भी इल्ज़ाम किया कि बीजेपी सूरत मॉडल बिहार में अपना रही है। सूरत मॉडल क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि 2024 के पार्लिमानी इंतखाबात में सूरत से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को कामयाबी मिली। कांग्रेस के उम्मीदवार के जो पर्चा नामजदगी थी उसे मुस्तरद कर दिया गया और दीगर जो उम्मीदवार थे तमाम के तमाम ने अपने आप को मुकाबले से दस्तबरदार करवा लिया था। तो अमित शाह बिहार में ये खेल खेलना चाहते हैं, इस तरह की बात प्रशांत किशोर ने कही है। तो बहरहाल अब देखना यह है कि बिहार में क्या होता है। और सज्जा साहब ने जो आरजेडी सरबरा तेजस्वी यादव के बारे में, जो नौजवान लीडर हैं आरजेडी के, उनके बारे में सज्जा साहब ने बताया कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने ये भी कहा है कि जो कंट्रैक्ट बेस्ड मुलाजिमीन हैं उन्हें अगर हुकूमत बनती है इंडिया गठबंधन की तो हम उन्हें परमानेंट कर देंगे, मुस्तक़बिल कर देंगे, इस तरह की बात उन्होंने कही है। तो बहरहाल नाज़रीन एक और ख़बर की जानिब चलते हैं। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हिंदुस्तान में जो फ़िरक़ा वाराना लिहाज से बकवास करते हैं उसमें योगी भी शामिल हैं। योगी सरफहरिस्त नहीं कह सकते क्योंकि हमारे वज़ीर आज़म नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि वज़ीर आज़म के सामने कोई टिक नहीं सकता, इस तरह की वो बातें करते हैं। मिसाल के तौर पर दरअंदाज की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि वो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, और ये भी कहते हैं कि लिबास देख कर पहचानो, शमशान और कब्रस्तान की बात करते हैं। तो ये भी आप अंदाज़ा कीजिए कि इश्तियाल अंगेज़ बातें हैं। इस मामले में वज़ीर आज़म का कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता, ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि अवाम कहते हैं। अब अवाम भी यही कह रहे हैं कि योगी ने हालिया अरसे के दौरान, आप देखिए योगी के बारे में खबर आ रही है, उन्होंने कहा कि हलाल जो प्रोडक्ट्स हैं अपने दुकानों से निकाल दें, अब उसका बाइकाट करें, और हिंदुओं को ज़ात पात की बुनियाद पर बांटने की कोशिशें हो रही है। बड़ी बड़ी बातें योगी ने की है, और ये भी कहा है कि झटके का गोश्त जो है वो बहुत अच्छा होता है और झटके का गोश्त इस्तेमाल करें, और आप ये इस्तेमाल ना करें, हलाल जिस प्रोडक्ट है वो इस्तेमाल ना करें, योगी ये कहते हैं। अब अंदाज़ा कीजिए योगी क्या है, कैसे हैं, क्यों हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। आपने एक फिल्म देखा होगा, उसका एक गाना है, मैं ऐसा क्यों हूँ। तो योगी भी कभी कभी पूछ लेते होंगे अपने आप से कि मैं ऐसा क्यों हूँ। तो बहरहाल योगी अगर झटके की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि योगी को झटके की बात करने का हक हासिल नहीं है। योगी नहीं जानते, क्योंकि एक अच्छा तालिब इल्म होता है, अगर वो एक अच्छा इंसान होता है और उसे उसकी जनरल नॉलेज अच्छी होती है, तो झटका सिर्फ जानवर को झटके से काटने का नाम नहीं है, कई किस्म के झटके होते हैं। और मैं समझता हूं कि योगी जी उन झटकों के बारे में नहीं जानते, खास तौर पर इंसानी जो झटके होते हैं उस बारे में मोदी जी जानते हैं ना उनके आगा जानते हैं। ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं और मैं भी अच्छी तरह जानता हूं, बीजेपी वाले भी अच्छी तरह जानते हैं कि ये योगी जी नहीं जानते कि झटका क्या होता है। लेकिन उन्हें एक झटके का बहुत ज़्यादा इल्म है, और वो है
कुर्बानी, जानवर को झटके से काटना। योगी जी के बारे में मैं इसलिए कह रहा हूं, उनको झटके के बारे में नहीं मालूम, क्योंकि झटका जो लगाता है उसे अंदाज़ा होता है कि झटका क्या होता है। क्योंकि योगी जी झटके के बारे में नहीं जानते, इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि झटके का जो गोश्त जो होता है वो इंतहाई सेहत के लिए ख़राब होता है। जबकि अगर आप कोई जानवर है उसको पानी पिलाते हैं, पानी पिलाकर 3 मरतबा पानी पिलाते हैं, उसके बाद उसे ज़ुबा करते हैं, तो यकीन मानिए कि उसमें जो फासिद मादे होते हैं, जो जहरीले टॉक्सिक मटेरियल होते हैं, या खून जो बह जाता है, तो उसके बाद वो बिल्कुल यानी इंसानी इस्तेमाल के काबिल हो जाता है। लेकिन झटके का ऐसा है, एक तो जानवर पर जुल्म होता है, दूसरा ये होता है कि जब झटके के साथ यानी फौरी तौर पर जानवर के गर्दन पर आप छुरी मारेंगे या फिर कोई सत्तूर मारेंगे, तो यकीन मानिए कि जानवर का जो फासिद मादे होते हैं या टॉक्सिक मटेरियल होते हैं, जहरीले मादे होते हैं, या खून में जो पाए जाते हैं, वो वहीं पर जाम हो जाते हैं। खून जाम हो जाता है, खून नहीं बहता, जिसके नतीजे में इंसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। ये योगी जी कैसे जानेंगे, वो तो योगी है, इसलिए उन्हें झटके के बारे में नहीं मालूम। तो बहरहाल उन ये कहते हैं, अब उनकी मिसाल देखिए, उनकी नॉलेज का अंदाज़ा लगाइए। कहते हैं कि अगर हम माचिस की डिबिया जलाएंगे तो झटके जैसा देंगे, आग लगेगी। ये बात अच्छी कही है उन्हें, झटका देने से आग लगती है, लेकिन कौन सा झटका ये योगी जी नहीं जानते। तो बहरहाल ये गाड़ी की डब्बी की उन्होंने बात की है, उन्हें ये पता नहीं कि बगैर झटके के लाइटर जलाकर भी आप आग निकाल सकते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, योगी हो या उनके आगा हो या कोई और हो, उन्हें साइंटिफिक अंदाज में बात करनी चाहिए, उनका साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए, और उन्हें ये देखना चाहिए। झटकों के बारे में तो उन्होंने बता दिए, सियासी झटकों के बारे में वो पता नहीं जानते क्या। अब अंदाजा कीजिए, माहौलियाती झटके होते हैं और दुनिया में माशी झटके होते हैं, इक़्तिसादी झटके होते हैं। अब आप अंदाजा कीजिए, खेल कूद में झटके होते हैं, वो नहीं जानते। सिर्फ एक झटका, वो कहते हैं कि माचिस को झटके से जलाएं तो जल जाती है। नहीं, उनको पता नहीं है कई ऐसे झटके होते हैं जिसमें बगैर किसी दर्जे हरारत के काम चलता है। बिल्कुल यकीनन देखिए, गोरखपुर में जो है आज वो जलसा कर रहे थे जी, और इतनी जो है इश्तियाल अंगेज़ी उन्होंने, झटके तो नहीं लगा रहे थे ना, बिल्कुल झटके नहीं लगा रहे थे, इतनी इश्तियाल अंगेज़ी की है। कहा कि लव जिहाद के नाम पे जो है साजिशें हो रही हैं हमारे मुल्क में, कहा कि हमें जो है ज़ात पात में तकसीम करने की साजिशें हो रही है हमारे मुल्क में। उन्होंने कहा कि हलाल प्रोडक्ट आप जो है नहीं इस्तेमाल करेंगे, हलाल प्रोडक्ट को जो है आप नहीं लेंगे। उन्होंने ये भी जो है मशवरा दिया लोगों को, और फिर हलाल प्रोडक्ट ना लेने के जवाब में उन्होंने ये झटके का जो है जिक्र किया, कहा कि माचिस की तेली एक ही झटके से जलती है। तो अजीब व गरीब जो है एक कॉन्सेप्ट उनका है। देखिए, जलाने की बात होती है, जलाने की बात होती है। देखिए, आज भी डालने की बात करो, आज भी दुनिया की जो है सारी साइंस इस बात से इत्तेफाक करती है कि जो ज़बीहा है, जो ज़बा किया जाता है, जो इस्लामी तरीक़ा है, उस ज़बा करने से ना सिर्फ जानवर की जान फौरी निकलती है बल्कि उसको दर्द भी नहीं होता। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जब ज़बा हो जाता है जानवर, तो फिर उस जानवर के पैरों के झटके से, जानवर के पैरों के झटके से उसके पूरे जिस्म का खून उसकी शह रग से जो है बाहर की तरफ आ जाता है, और खून में जितनी बीमारियां होती हैं, जितने जरासीम होते हैं, जितने टॉक्सिक होते हैं, जो भी जो है जानवर के अंदर होता है, वो पूरा का पूरा जो है बाहर निकल जाता है, और वो जानवर इंसान के लिए सेहतमंद होता है। ये ज़बीहा की कहानी है। आप देखिए, रिसर्च कीजिए, अब तो सारी दुनिया जो है इस बात को मान रही है कि ज़बीहा ही महफूज है इंसान के लिए, झटका नहीं है। तो बहरहाल को कौन सी दुनिया में रहते हैं, बड़ी अजीब बात है। और चीफ मिनिस्टर को क्या ज़रूरत है झटका हलाल हराम की बात करने की, लव जिहाद की बात करने की, क्या ज़रूरत है। अजीब जो है महसूस होता है कि आप जा रहे हैं कहीं, हलाल हराम को ले आ रहे हैं, लव जिहाद को ले रहा, मतलब ये कि उनके क़ाबू में भी ये खौफ लगता है कि लव जिहाद यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे जो है ऐसा हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है। अब वो कह रहे हैं कि जो है हिंदुओं को जो है तकसीम करने की साजिश की जा रही है। क्या क्या जो है इनके दिमाग में चलता है, समझ में नहीं आता।
اور آپ دیکھیں گے ذات پات میں تقسیم کرنے کی بات یہ ہے تو اس طرح کے لوگ ذمہ دار ہیں ذات پات میں تقسیم کرنے کے. اب آپ کو میں کرناٹک لیا چلتا ہوں ناظرین اور آپ کو بتاتا ہوں کہ کرناٹک کے ایک ریاستی وزیر ہیں ضمیر احمد خان. ضمیر احمد خان کا جو حلقہ اسمبلی ہے وہاں پر چمار جو ہیں یعنی چمار جو دلت ہیں ان کی اکثریت پائی جاتی ہے اور چماروں نے ہمیشہ ضمیر احمد خان کو ایم ایل اے منتخب کیا ہے. وہ آپ کو بتا دوں ضمیر احمد خان نے چماروں کے جو پنڈت ہیں ان کو اپنے ہاتھوں سے ایک نوالا پیش کیا اور انہوں نے بڑی خوشی سے پنڈت جی نے بڑی خوشی سے وہ نوالا قبول کیا اور منہ میں ڈال کر چبانے لگے. پھر ضمیر احمد خان نے ایک عجیب و غریب خواہش کر دی اور کہا کہ پنڈت جی وہ نوالا مجھے دے دیجئے جو آپ کے منہ میں ہے. تو بہرحال وہ نوالا لیتے ہیں. آپ اندازہ لیجئے, آپ کا تصور نہیں کر سکتے. میں یہ چیلنج دیتا ہوں نہ ساری RSS کر سکتی ہے, نہ کوئی پنڈت کر سکتا ہے, نہ کوئی پجاری کر سکتا ہے, نہ یوگی کر سکتا ہے. یہ جو چمار کے منہ سے جو نکلا نوالا ہے وہ ضمیر احمد خان ایک مسلمان اپنے منہ میں ڈال لیتا ہے اور سارے ہندوستان کو یہ پیغام دیتا ہے کہ انسان وہ ہوتا ہے جو سادگی کا اختیار کرے, انسان وہ ہوتا ہے جو عاجزی اختیار کرے, انسان وہ ہوتا ہے جو ادنا اعلیٰ میں فرق محسوس نہ کرے, اور اسلام یہی تعلیم دیتا ہے. تو بہرحال کیا یوگی آدتیہ ناتھ کسی دلت کسی چمار کے منہ کا نوالا اپنے منہ میں ڈال کر چھپائیں گے؟ یہ چیلنج ہے. تو اسی وجہ سے یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اگر آپ دیکھیے کہ آپ کوئی دلت دولہا گھوڑی پہ بیٹھتا ہے تو اس کے سنگواری کرتے ہیں یہ دلال, یہ غنڈے, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہندو سماج کو منتشر کرنے, ان میں رکھنا ڈالنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. اگر تم میں دم ہے تو RSS کا سربراہ کا دلت کیوں نہیں بن سکتا؟ اگر تم میں دم ہے تو آپ بتا دو کہ بڑی بڑی مندروں کے پجاری دلت کیوں نہیں بن سکتے؟ رام مندر کی جب بات کرتے ہیں تو رام مندر کا صدر پجاری اگر دلت کو کیوں نہیں بناتے؟ اگر تمہارے زبان میں مذہب میں درجہ بندی ہے تو پھر اسی وجہ سے یہ لوگ دور ہو رہے ہیں, عیسائی بن رہے ہیں, مسلمان بن رہے ہیں. اگر تم میں دم ہے, اگر کوئی دلت آپ دیکھیں سجاد صاحب کسی مندر میں جاتا ہے تو اس کو دھو دیا جاتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ عوام کہہ رہے ہیں. بابو جگجیون رام یہ کوئی معمولی نام نہیں ہے اور یہ دلتوں کا سب سے بڑا نام ہے. آپ دیکھیے کہ وہ مندر میں جاتے ہیں اور ان کے جاتے ہی دھو دیا جاتا ہے مندر کو. کتنی شرم کی بات ہے. اس کے علاوہ آپ اندازہ کیجئے ڈاکٹر BR امبیڈکر 4 لاکھ دلتوں کے ساتھ انہوں نے بدھزم قبول کیا تھا اور انہیں منو سمرتی کو جلا دیا تھا. کیوں جلایا تھا یوگی آدتیہ ناتھ کو معلوم ہے. بالکل یقیناً دیکھیں یہ جو امتیاز آپ برت رہے ہیں آپ نے خود اپنے مذہب میں جو ہے اس طرح کی جو ہے تقسیم کا, چھوت چھات کا جو ہے آپ نے ماحول بنایا ہوا ہے اور اب الزام دیا جا رہا ہے دوسروں کو. دیکھیں ایک عجیب و غریب منطق ہے. کبھی یہ کہتے ہیں, امت شاہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سرحدوں سے لوگ آ رہے ہیں اس لیے مسلمان کی تعداد بڑھ رہی ہے. کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ لو جہاد ہو رہا ہے اس لیے حالات خراب ہیں. مطلب یہ کہ ان کا کیا ایجنڈا ہے کوئی سمجھ نہیں سکتا, نہ ہی کسی کو جو ہے سمجھ میں آئے گا. ان جو ہے چھوٹی چھوٹی اوسط سطحی باتوں کے ذریعے آپ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. الیکشن آتا ہے تو اس طرح کی سرگرمی آپ دیکھیں. کل ہی کی بات ہے پونے میں آپ نے دیکھا کہ جو ہے پونے کی وہ تاریخی جو قلعہ ہے اس قلعے میں جو ہے کس طرح سے دیکھیں کچھ خواتین گئی تھی وہاں پہ پکنک کے لیے, نماز کا ٹائم ہوا, انہوں نے وہاں پہ نماز پڑھ لی تو اتنا ہنگامہ کیا گیا. وہاں کی خاتون MP جو ہے بی جے پی کی MP وہاں پہ پہنچتی ہے اور وہ جو ہے گو موتر اور گوبر کے ساتھ اس ایریے کو جہاں پہ انہوں نے نماز پڑھی تھی انہوں نے گوبر وہاں پہ لیپا اور جو ہے گائے کا پیشاب وہاں پہ چھڑکا. تو یہ کیا مطلب یہ کہ میسیج آپ دیکھ رہے ہیں, کیا جو ہے آپ چاہتے ہیں؟ اور ان خواتین کے خلاف جو ہے کیس بھی درج کروایا گیا ہے, FIR بھی درج کروائی گئی ہے. تو یہ صرف سطحی سیاست کرنا جانتے ہیں. یہ جو ہے سماج کو بانٹنے کا کام تو یہ کر رہے ہیں, ہر طریقے سے سماج کو بانٹنے کا کام کیا جا رہا ہے. اور پھر یہ دعوے بھی کر رہے ہیں معصومیت سے. آپ تقریر سنیں گے ریاض صاحب کی, اتنی معصومیت سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بانٹنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. کیا بانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ خود بانٹنے کے ذمہ دار ہو. بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ بالی ووڈ میں بھی ایک یوگی پیدا ہو رہا ہے اور میں بات کر رہا ہوں جاوید اختر کی, اور ایسا لگتا ہے بیچارہ آہستہ آہستہ یوگی بننے جا رہا ہے. اب وہ اس کا ایک ویڈیو منظر عام پر آیا ہے جس میں اس نے کہا ہے, جاوید اختر نے ہندوؤں کو مشورہ دیا ہے کہ آپ لوگ مسلمان نہ بنیں, یہ بہت بڑا المیہ ہوگا. تو اس کا جواب دیا ہے محمود کے بیٹے لکی علی نے اور کہا کہ بے شرم متعصب
یہ لفظ استعمال کیے ہیں جاوید اختر کے لیے، اور کہا ہے کہ یہ اس کو جو کلکتہ میں یعنی اردو اکیڈمی کی جانب سے جو دعوت نامہ دیا گیا تھا وہ منسوخ کر دیا گیا، بہت اچھا کیا گیا کیونکہ یہ عجیب و غریب باتیں کرنے لگا ہے۔ بہرحال ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی سید سجاد الحسین کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔